एवं माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले साथी, एवं अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा होती है। अभी जो हम लोगों की कक्षा चल रही है कुंडली में उच्च शिक्षा के योग पर आधारित, इसी पर आज हम लोग पूर्व के किए गए कक्षा का पुनराभ्यास भी करेंगे एवं आगे की विषय वस्तु के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा थोड़ी लंबी हो सकती है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो हम लोगों ने आज इस पर जितना भी क्लास किया है, 3-4 क्लास हुई है उच्च शिक्षा के योग पे, उसके सभी सूत्रों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते चलेंगे और अंत में निर्णय करेंगे कि क्या इस कुंडली में उच्च शिक्षा के योग हैं कि नहीं है, यदि है तो किस विषय की है, क्या जातक घर पे रह के अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी कर सकता है या घर से बाहर जा सकता है, स्थितियां कौन सी अच्छी होगी। इन सभी विषय वस्तुओं पर आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ 3 कुंडलियां आप लोग देख रहे हैं। यह लग्न कुंडली है, यह नवमांश कुंडली है एवं विद्या के लिए D24 कुंडली देखी जाती है, वह है। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? जी गुरुदेव। स्पष्ट आप लोग सुन पा रहे हैं? जी जी गुरु जी। चलिए, तो सबसे पहला हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि कुंडली में बुद्धियादित्य योग हो, तो क्या इस कुंडली में बुद्धियादित्य योग है? तो यहाँ पे देखा जाए, यह लग्न में ही बुद्धियादित्य योग है और बुधदेव उच्च के हैं। बुधदेव उच्च के हैं। जब बुद्धियादित्य योग कुंडली में बनता है, बुधदेव की ही राशि में बने, तो यह सर्वोत्तम योग माना जाता है और खास करके शुभ भावों में बने और उत्तम होता है। यहाँ तो बुध अपने उच्च राशि में भी हैं एवं बुध अपने उच्च राशि में है एवं लग्न में ही है, इसलिए यह बुद्धियादित्य योग प्रभावी हुआ। जब बुद्धियादित्य योग बने तो हम लोगों को क्या देखना चाहिए? हम लोगों को सबसे पहले जब विद्या के क्षेत्र में देखनी है तो बुध एवं सूर्य की स्थिति, बुध एवं सूर्य की स्थिति नवमांश कुंडली एवं D24 कुंडली में भी देख लेना चाहिए। बुध की स्थिति मंगल की राशि में है, बुध की स्थिति मंगल की राशि में है। जो लग्न कुंडली में बुध एवं मंगल की तत्कालिक मित्रता है, इसलिए बुध अच्छे हो गए। चतुर्विशांश कुंडली जिसे D24 कुंडली कहा जाता है, यहाँ पर भी देखा जाए यह पंचम भाव में ही, D24 कुंडली का पंचम भाव बुद्धिमता का होता है। बुद्धिमता वाले भाव में ही बुधदेव अपने स्वराशि के हैं, इसलिए अच्छा है, इसलिए अच्छी बात है। तो यह बुद्धियादित्य योग बना। इसके अलावे और कोई योग है क्या इसमें? गजकेसरी योग वगैरह। तो गजकेसरी योग कैसे बनता है? जब गजकेसरी योग चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। यहां देखा जाए, चंद्रमा से चौथे 1 2 3 4, चंद्रमा से चौथे देव गुरु बृहस्पति हैं, चंद्रमा से केंद्र में है। चंद्रमा से आप लोग शायद हमारी आवाज केंद्र नहीं में सुन पा रहे हैं। हाँ, चंद्रमा से केंद्र में है। और इन योगों को हम लोग, क्योंकि बात विद्या की हो रही है, तो विद्या के क्षेत्र में क्या इसको उच्च शिक्षा मिलने वाला है, तो हम लोग D24 कुंडली में देख लेंगे। D24 कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति एवं चंद्रमा की युति है, तो D24 कुंडली में भी गजकेसरी योग बना, सर्वोत्तम हुआ। अच्छा योग हुआ या नहीं हुआ? अच्छा हुआ गुरु जी। अच्छा हुआ। इसके अलावे पंच महापुरुष में से कोई भी एक योग बने,
पंच महापुरुष योग में से कोई भी एक योग बने, यानी भद्र पंच योग महापुरुष बन रहा है योग किन बुध किन का ग्रहों? स्वराशि। हाँ, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ तो बुद्धियादित्य योग एवं भद्र योग दोनों ही बने ना, तो यह योग दुगुना हो गया। और बुधदेव चूंकि बात विद्या की हो रही है तो D24 कुंडली में देखना चाहिए ग्रह की स्थिति कैसी है, तो बुधदेव अपने स्वराशि के हैं, अच्छी स्थिति में है। एवं D24 कुंडली में जो बुधदेव अपने स्वराशि में है उनसे 11वें गजकेसरी योग बना हुआ है। जिस भाव से 11वां कोई भी शुभ योग बनता है तो उस भाव के बलों में वृद्धि कर देता है। क्या कुंडली में सरस्वती योग बन रहा है, उस पर भी चर्चा कर ले। कोई 1-2 योग बन जाए वही काफी होता है, अगर अधिक से अधिक योग बन रहे हो तो और उत्तम बात है। तो सरस्वती योग के लिए यह बतलाया गया है कि बुधदेव, शुक्रदेव एवं गुरुदेव, बुधदेव, गुरुदेव एवं शुक्रदेव केंद्र या त्रिकोण में हो या 11वें भाव में हो। केंद्र त्रिकोण लाभ भाव, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या दूसरे भाव में, क्योंकि लाभ भाव व्यक्ति को हमेशा लाभ ही देता है। 11वां भाव में बैठे हुए ग्रह सभी अच्छे फल देते हैं, लग्न को सपोर्ट करते हैं, इसलिए 11वां भाव भी लिया जा सकता है। हालांकि ऐसा बतलाया गया है कि बुध, शुक्र एवं गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति अगर अपने केंद्र त्रिकोण एवं दूसरे भाव में हो तो सरस्वती योग का निर्माण होता है। लेकिन लाभ भाव भी अच्छा है, अगर लाभ भाव में बनता है तो वह योग तो नहीं बना, लेकिन 2 ग्रह तो है ना, एक बुध एवं शुक्र, एक लग्न में है और दूसरा दूसरे भाव में है, योग बना। देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं लाभ भाव में, इनकी नीच की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है पंचम भाव पर, जो बुद्धिमत्ता को खराब करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यह चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण यह भाव थोड़ा अच्छा हो गया। तो यह सरस्वती योग उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन है ठीक है। अब इसके बाद में और भी हम लोगों ने कुछ सूत्र पढ़ा है, जैसे कि पंचम नवम का संबंध क्या बन रहा है। नवम पंचम का संबंध यदि बनता है, नवम भाव के स्वामी एवं पंचम भाव के स्वामी का आपस में किसी भी प्रकार का संबंध हो, तो नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव की राशि में शनि नहीं है, पंचम भाव के स्वामी नहीं है, पंचम भाव के स्वामी की राशि में नवम भाव के स्वामी नहीं है, राशि परिवर्तन योग नहीं है, भाव परिवर्तन योग नहीं है, लेकिन नवम पंचम का संबंध है। लेकिन नवम पंच शनिदेव यहाँ है, नवम पंचम का संबंध है। नवम पंचम का संबंध बुद्धिमत्ता एवं भाग्य के लिए बहुत ही श्रेष्ठ संबंध माना गया है एवं बतलाया गया है। क्या इन ग्रहों का संबंध कुंडली के, लग्न कुंडली के नवम भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव के स्वामी का संबंध D24 कुंडली में किसी भी प्रकार से बन रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए लग्न में ही होती है, D24 कुंडली के लग्न में ही होती है। तो यह योग प्रभावी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि विद्यार्थी को क्या करना है, विद्या के अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा की बात हो रही है, तो यह हम लोग नवमांश कुंडली में देखेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा या संबंधित वर्ग कुंडली में देखेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। संबंधित वर्ग कुंडली में। हाँ, तो यहाँ तो लग्न कुंडली के नवमेश एवं पंचमेश का संबंध D24 कुंडली के लग्न में ही बना हुआ है, युति है, इसलिए उच्च विद्या के योग बनते हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यह भी पढ़ा था कि उच्च शिक्षा के लिए देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना अच्छा है, तो लग्न कुंडली में मजबूत है। बुधदेव का मजबूत होना अच्छा माना गया है, तो यह भी उच्च के हैं, यह भी उच्च के हैं, ठीक है। शुक्रदेव का मजबूत होना अच्छा है, तो शुक्रदेव भी अपने स्वराशि के हैं। तीनों ही अपने अपने स्वराशि में या अपने उच्च राशि में है, यानी कि बलवान स्थिति में है, तो यह भी उच्च शिक्षा का योग बना।
केतु देव की भी स्थिति अगर अच्छी है तो और सुंदर बात है, क्योंकि केतु देव क्या करते हैं, वह जो भी हम फल प्राप्त करना चाहते हैं उसको ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। तो केतु मंगल की राशि में है, मंगल एवं केतु आपस में मित्र हैं, मंगल एवं केतु आपस में मित्र हैं। वैसा भी कहा गया है कि कुजवत केतु, केतु देव की स्थिति अच्छी है। अगर D24 कुंडली में देखा जाए तो शुक्र की ही राशि में है, शुक्र की राशि में है। शुक्र भी केतु को क्या मानते हैं, सब मानते हैं, और केतु शुक्र को मित्र ही मानता है, इसलिए अच्छी बात हो गई। या ये चारों ग्रह अपने दृष्कान स्वामी के द्वारा देखे जाते हैं, तो यहाँ पर D3 कुंडली तो नहीं बनी हुई है। अगर D3 कुंडली बना हुआ होता तो हम लोग बता लेते, या ग्रहों का अंश मालूम होता तो ग्रहों का अंश तो मालूम है, हालांकि उस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल कर ही ले रहे हैं। तो बुध का अंशात्मक मान 13 डिग्री है, बुध का अंशात्मक मान 13 डिग्री है। यह दूसरे दृष्कान में है, तो दूसरे दृष्कान में कौन हुआ, तो दूसरे दृष्कान के हो गए, तो जिस राशि में है उसे पांचवी राशि यानी कि शनि देव की राशि में D3 कुंडली में बुध देव हो गए। तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि लिखी गई है, तो क्या 10 नंबर की राशि में D3 कुंडली में है, तो शनिदेव की राशि में क्या शनिदेव के द्वारा देखे जा रहे हैं, तो नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन शनि से केंद्र में है। यह जो दूना फल मिलना चाहिए थी गुना, वह नहीं मिला, लेकिन हल्का तो मजबूती मिल ही गई। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान इस कुंडली में 17वां डिग्री है। तो 17 डिग्री यानी कि दूसरा दृष्कांत, तो अपने से यह कहाँ चले गए, तो 5वें यानी कि मंगल की राशि में D3 कुंडली में, तो ये भी मंगल के द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं। अगर मंगल के द्वारा देखे जाते तो उत्तम बात होती। शुक्र की बात करें तो शुक्र देव का अंशात्मक मान इस कुंडली में 17 डिग्री है, शुक्र की भी डिग्री 17 ही है, 1755 है। तो दूसरी राशि अपने से 5वीं, तो अपने से 5वीं का मतलब हुआ 1 2 3 4 5, यह शनि देव की राशि में 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि देव से यह भी दृष्ट नहीं है। केतु देव की बात करें तो केतु देव का भी अंशात्मक मान 18 है, तो यह अपने से दूसरी राशि यहाँ, यानी कि D3 कुंडली में यह गुरुदेव की राशि में बैठे हुए हैं, और लग्न कुंडली में उच्च के गुरु के द्वारा मित्रवत देखे जा रहे हैं, और केतु शिखर तक लेकर जाते हैं, केतु शिखर तक लेकर जाते हैं। यह व्यक्ति, यह विद्यार्थी चाहे जिस क्षेत्र का अध्ययन करे, उत्तम बात होगी, जो अध्ययन करेगा वह उसमें बहुत आगे तक जाएगा। अगर यही बुध देव अपने दृष्कांत स्वामी के द्वारा देखे जाते तो व्यक्ति जो है सीखने की क्षमता या गणित की विद्या काफी मजबूत होती। अगर देवगुरु बृहस्पति अपने दृष्कांत स्वामी के द्वारा देखे जाते तो सोचने समझने की शक्ति काफी होती, या व्यक्ति अपना जो ज्ञान है उसको दूसरे को समझाने में माहिर होता। या शुक्रदेव अपने दृष्कांत स्वामी के द्वारा देखे जाते तो निष्कर्ष निकालने की क्षमता काफी होती। तो सभी योग एक ही कुंडली में लग जाए, यह तो कोई जरूरी नहीं होता ना, कि जरूरी होती है, नहीं होता। इसलिए हम लोग अनेक सूत्रों को चर्चा करते हैं। अब इसके बाद में तो क्या इस कुंडली में उच्च शिक्षा के योग बने या नहीं बने? बहुत हैं गुरुजी, बहुत हैं, और भी कई सूत्र हैं। हम लोग तो दूसरे का स्वामी, सबसे बड़ा सूत्र दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव में स्वगृही हो, या अष्टम भाव में बैठ के अपने भाव को देखे, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए, सर्वोच्च शिक्षा के लिए 8वां भाव ही देखा जाता है। तो 8वें भाव में बैठकर दूसरे भाव के स्वामी 8वें भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखे, या दूसरे भाव में बैठकर 8वें भाव को भी देखे, तो भी उच्च शिक्षा के योग प्रबल हो जाते हैं।
या दूसरे भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में, क्योंकि दूसरा भाव विद्या की निपुणता का है, तो दूसरे भाव के स्वामी अच्छे स्थिति के होकर केंद्र या त्रिकोण में हों तो उच्च शिक्षा के योग बनते हैं। गुरु शुक्र का परस्पर संबंध हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वह नवम पंचम संबंध हो, आपस में केंद्र का संबंध हो, या परस्पर दृष्टि हो, या एक दूसरे की राशि में हो, गुरु शुक्र, तो लग्न कुंडली में दोनों मजबूत स्थिति में भी हैं और एक दूसरे से केंद्र में भी हैं। और अच्छी बात है। और इसके बाद में अब यह जातक किस विषय की शिक्षा प्राप्त करेगा? सबसे पहले जब उच्च शिक्षा के लिए क्या यह घर पे रह के शिक्षा प्राप्त करे या घर से दूर जाए? तो इसके लिए गुरु शुक्र एक साथ हो तो भी अच्छी बात है। ये दोनों विद्वान है ना, युति भी तो प्रभावी होती है। अब इसके बाद में एक विशेष बात, देवगुरु बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में लग्न में मेष राशि होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 9वें एवं 12वें भाव के स्वामी हैं। 9वां भाव भाग्य का, धर्म का, उच्च शिक्षा का, और 12वां भी सकारात्मक उच्च शिक्षा का। सकारात्मक उच्च शिक्षा का भाव 12वां ही है, क्योंकि 12वें भाव से किस चीज का विचार किया जाता है? विदेश यात्रा का गुरुजी, मोक्ष का। और मोक्ष का शाब्दिक अर्थ यही है कि सकारात्मक आध्यात्मिक ज्ञान जिसके पास में जितना अधिक होता है वह मोक्ष को जाता है। यानी कि जीवन के अंतिम क्षणों में सभी व्यक्ति को ईश्वर के भजन, ईश्वर के गुणगान में मन चला ही जाता है। और ईश्वर का मनन चिंतन सर्वोच्च शिक्षा है या कुछ कमजोर है? सर्वोच्च शिक्षा है गुरुजी, सर्वोच्च शिक्षा है। तो नवम भाव व्यवहारिक जिंदगी के लिए सर्वोच्च शिक्षा हुआ एवं यह आध्यात्मिक जीवन के लिए सर्वोच्च शिक्षा हुआ। दोनों सर्वोच्च शिक्षा है कि नहीं है? यानी कि उच्च शिक्षा है कि नहीं है? है गुरुजी, दोनों ही उच्च शिक्षा है। हाँ, इस और पंचम भाव बुद्धिमता का है। पंचम भाव बुद्धिमता। तो जब पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का संबंध किसी भी प्रकार का बन जाता है तो उच्च शिक्षा के योग में योग बन ही जाते हैं। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति की यहाँ नीच की दृष्टि है, लेकिन यह नीच की दृष्टि चंद्रमा से केंद्र में भी है और यह चंद्रमा से केंद्र में देवगुरु बृहस्पति भी हैं। यह गजकेसरी योग बना। यहाँ पर देखिए नीच की जो दृष्टि है इसका परिहार किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे सूत्र कभी कभी आ जाते हैं जो हम लोगों को विशेष रूप से चर्चा कर लेना चाहिए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि पड़ रही है। बुद्धिमता खराब किया या अच्छे किए? खराब कर दिया गुरुजी, नीच की दृष्टि आ गई। नीच की दृष्टि आ गई, खराब हो गया, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा फलदायी हो गया। यहाँ पर और फलदायी हो गया। अब यह फलदायी क्यों हो गया? तो यहाँ पर देखा जाए कि गजकेसरी योग जो बन रहा है, गज केसरी, यह किसके द्वारा बन रहा है? चंद्रमा के द्वारा बन रहा है या गुरु के द्वारा बन रहा है? इसमें प्राथमिकता कौन ज्यादा है, किस ग्रह का ज्यादा है? देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। गजकेसरी योग विद्वान बनाता है।
तो विद्वान बनने के कारक तो देव गुरु बृहस्पति है ना, कि चंद्रमा है? गुरुदेव। गुरुदेव है। ये जी चंद्रमा तो गुरुजी। हाँ, गुरु विद्वता के कारक गुरुदेव हैं, ज्ञान के कारक गुरुदेव हैं। चंद्रमा तो चंचल है, लेकिन यह चंद्रमा मन है, तो गुरु से केंद्र में होने के कारण मन स्थिर हो जाता है, मन की चंचलता में कमी आ जाती है, मन में गंभीरता आ जाता है, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान मिलता है तो किसका कारकत्व का बल बढ़ा? गुरुदेव का बढ़ा ना। जी गुरुजी। तो कुंडली में तो गजकेसरी योग बना, शिक्षा के क्षेत्र में भी गजकेसरी योग बना, जो शुभ राशि में है। देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पर 1 नंबर की राशि मंगल की राशि है। या मंगल का राशि क्या है? मंगल की राशि गुरुदेव के मित्र है, चंद्रमा के मित्र। तो गुरुदेव अपने ही द्वारा बने हुए योग को अपने ही द्वारा समाप्त कर लेंगे क्या? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। नहीं करेंगे। तो ये करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन यहां पर नहीं कर रहे, क्योंकि इनको बहाना चाहिए अपने ही द्वारा। यहां पर जो नीच की दृष्टि पड़ रही है तो बुरे फल न दें, इसके कोई बहाना चाहिए। तो चंद्रमा से केंद्र में भी यह भाव है। अब बातें स्पष्ट हो गई? चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण एवं भावेश जो है, यह D24 कुंडली में अपने मजबूत राशि में है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है। क्योंकि विद्या की क्षेत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो D24 कुंडली में देखें, शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तो ससयोग बना दिए विद्या के क्षेत्र में। विद्या के क्षेत्र के लिए यह ससयोग है, जो जिस वर्ग कुंडली में जो योग बनता है जीवन के उस क्षेत्र में, वह योग ज्यादा प्रभावी होता है। तो यह विद्या के क्षेत्र में ससयोग बना कि नहीं बना? बना गुरुजी। और यहां पर योग कारक ग्रह शुक्रदेव भी हैं। विद्या के क्षेत्र में योग कारक ग्रह की युति है, यानी कि चौथे एवं नवम भाव की युति है। सूर्यदेव हैं, क्रूर ग्रह हैं, लेकिन यह क्या है, इस क्षेत्र में विद्या के क्षेत्र के लिए या केंद्र भाव के स्वामी हैं, यानी कि इनकी क्रूरता खत्म हो गई। तो गुरुजी ऐसे सूर्यदेव शनिदेव के साथ बैठे हैं, इनकी आपस में तो शत्रुता है, तो उसका क्या फल रहेगा इसमें? ना अब यहां पर देखा जाए ना, उसी विषय वस्तु पर आ रहे हैं। फिलहाल तो D24 कुंडली में तो ठीक हो गए ना। अगर विद्या काफी होगा तो क्या होगा? यश किसे मिलेगी? यश के कारक कौन है? प्रतिष्ठा किसे चाहिए? प्रतिष्ठा के अभिलाषी कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य देव। तो फिर अगर सूर्य एवं शनि की शत्रुता मित्रता को समझना बड़ी गूढ़ विषय वस्तु है। जब जिस ग्रह का कारकत्व जिसके सहारे बढ़ रहा हो, अगर वह का ग्रह कारकत्व अपना प्रदान कर रहा हो, सूर्यदेव को प्रतिष्ठा एवं यश चाहिए, वह किससे मिलेगा? सेवक से मिलेगा, शनि से मिलेगा। शनि ही दे रहा है, ससयोग बना रहा। तो गुरुजी अब जैसे मान लो कि लगन कुंडली में सूर्य और शनि आमने सामने बैठे हैं, स्व राशि के दोनों। जैसे लगन कुंडली में मान लो शनिदेव बैठे हैं अपनी राशि में, और सातवें भाव में सूर्यदेव बैठे हैं अपनी राशि में, फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उससे फल अच्छा होगा या खराब होगा फिर? नहीं, वह अब प्रश्न के आधार पर निर्णय होगा। और यहाँ पर देखा जाए, शनि देव जो है, भले सूर्य देव जो है वह केंद्र भाव के स्वामी हैं, एवं शनि देव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव को त्रिकोण भाव भी कहा जाता है। तो यह चूंकि विद्या की कुंडली है, तो अब यहां पर देखा जाए शुक्र से भी शत्रुता है, लेकिन यह शत्रुता क्या हो जाएगा? हम लोगों ने पूर्व की लघु पराशरी कक्षा में पढ़ा है ना, कि जब योग बनते हैं तो वह बुरे योगों को समाप्त कर देता है। केंद्र त्रिकोण का संबंध हुआ कि नहीं हुआ?
तो अगर इनकी शत्रुता है तो वह कुछ कम हो गया, यानी कि योग भी तो अपना फल दिखलाएगा ना। योग निश्चित रूप से अपने फल दिखलाते हैं। हाँ, अगर गुण धर्म समान है तो अत्यधिक फल दिखलाएंगे, गुण धर्म समान नहीं है तो कुछ फल अवश्य दिखलाएंगे, कम दिखलाएंगे लेकिन फल दिखलाएंगे ही दिखलाएंगे। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। अब इसके बाद में देखते हैं कि यह किस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो वैसे सूर्य देव से प्रशासन से संबंधित, सूर्य देव से प्रशासन से संबंधित, चंद्रमा से कला से संबंधित, मंगल से जो है वह इंजीनियरिंग वगैरह, बुध से, बुध देव से कला की निपुणता, वकालत वगैरह भी, बुध देव से कला की निपुणता, वकालत, क्योंकि बुद्धदेव वाणी के हैं, पत्रकारिता, लाइब्रेरियन इत्यादि। तो जो बुद्धादित्य योग बना लग्न में ही, तो यह क्या लेकर जा रहा है? यह शिक्षा में निपुणता एवं वकालत, पत्रकारिता, लाइब्रेरियन, संचार से संबंधित काम। इसके बाद में देखा जाए पंचम भाव में क्या है। अब यहीं पे गुरु की नीच की दृष्टि का गुण आ रहा है। अब यहां पर शनि की राशि है, छठे भाव में भी शनि की राशि है, छठा भाव नौकरी प्राप्ति की भी है, और छठे से पंचम शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो कुछ वकालत वाली बातें आ गई कि नहीं आ गई? दसम भाव में भी शनिदेव बैठे हुए हैं, तो बात न्याय से संबंधित आया या नहीं आया? हालांकि शनि देव क्या करते हैं, कृषि, कंस्ट्रक्शन, विदेशी भाषा में, केमिकल इत्यादि वकील की भी बात करते हैं, जो कि न्याय से संबंधित है। अब यह उच्च शिक्षा प्राप्त कहां करेगा? सभी ग्रहों की चर्चा कर ली जाए तो थोड़ी कक्षा लंबी हो सकती है। अगर यहीं पे पंचम भाव से जो उस ग्रह का संबंध होता है, उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति विद्या का अध्ययन करे तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर देखा जाए पंचमे से एवं खष्टे से दोनों ही दसम भाव में बैठे हुए, यानी कि शनिदेव न्यायशीलता है, बुध देव भी आ गए, एक दूसरे से केंद्र में है। और गुरुदेव की बुद्धिमत्ता किस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ेगी? तो गुरु की नीच की दृष्टि है। तो अब इन तीनों ग्रहों का समायोजन एवं गुरुदेव की नीच की दृष्टि का समायोजन करके व्यक्ति के विषय का चयन कर लिया जाए। तो यहां भी वकालत हुआ, शनिदेव न्याय के देवता हो गए, और उसमें सकारात्मक नहीं, चंद्रमा है तो कभी सकारात्मक, और गुरु की नीच की दृष्टि है तो नीच की भी सोच, यानी कि वकील तो दोनों तरफ से सोचते हैं ना। वकील जानते हैं कि यह अच्छा है बुरा है क्या नहीं, फिर भी पैरवी करते हैं, क्योंकि वकील का काम ही है बचाना अपने मुवक्किल को। बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जी गुरु। तो वकालत का प्रोफेशन हो। और यह विद्यार्थी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त करे? यह विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करे कहाँ? तो उच्च शिक्षा का भाव कौन होता है? सर्वोच्च शिक्षा का अष्टम भाव। अष्टम भाव। अष्टम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? बाहर की शिक्षा के भावों में बैठे हैं। हाँ, तो यह विद्यार्थी अपने घर के माहौल में रहेगा तो क्या उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी? नहीं गुरुजी। फिर जाता क्या करे? घर से दूर कल्चर चेंज में जाए गुरुजी। कल्चर चेंज कर ले, यानी कि अगर यह अपने ही शहर में रह रहा है, जिस शहर में शुरू से रहा, अगर उसी शहर में रह रहा है तो क्या करे? उससे ऐसे दूर जाए गुरु, यहाँ पर भाषा वगैरह चेंज हो इनकी, वहां चला जाए। हाँ, तो दो ही तीन स्थितियां बनती है। यह जातक ऐसे जगह पे जाके अध्ययन करे जहां पर अपने पुराने जान पहचान के मित्र ना मिले, पुराने जान पहचान के मित्र ना मिले।
या जो मदर टंग है, जिस जहाँ पे रहता है वहां का जो मातृभाषा है, किसी ऐसी जगह पे जाए, दूर जाए, कि वहां इसकी मातृभाषा ना बोली जाती हो। आज के क्षेत्र में तो पैसे की किसी को कमी नहीं है, कोई विदेश चला जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कोई अदर स्टेट चला जाता है, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट चला जाता है, घर से दूर चला जाता है। वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए लोग घर से बाहर ही जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अधिकांशतः लोग घर से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि घर के अगल बगल में तो उच्च शिक्षा मिलती नहीं। लेकिन यदि सभी कुछ सुविधाएं घर पर भी हो तो विद्यार्थी क्या करे? तो विद्यार्थी तो उसके लिए तुरंत अगर उसी शहर में रहना है तो क्या करे? फौरन अगर शहर के इस छोर में है तो अपना जो है रूम वगैरह किराए का ले ले शहर के दूसरे छोर पर। अपने पुराने किसी मित्र को नहीं बतलाए कि हम फलाने जगह जा रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर वगैरह बदल दे, सब कुछ कर ले। विद्यार्थी को तो केवल माँ बाप से ही संपर्क रखना चाहिए, तो अपने माँ बाप को नया नंबर दे दे, या जिससे विद्यार्थी को लाभ प्राप्त होने वाला है, पढ़ाई में सहयोग प्राप्त होने वाला है, उसका नंबर अपना सेव कर ले, दूसरे नए नंबर से उसके पास में उसको जानकारी दे दे। यानी कि पुराना सभी बंद कर दो। तो जब पुराना सभी बंद कर देगा तब तो पुराने मित्र की बात ही समाप्त हो गई ना। चेंज हुआ कल्चर की नहीं हुआ? ये कोई जरूरी थोड़े है जी कि गुरुदेव। हाँ, ये कोई जरूरी थोड़े है कि वह शहर से बाहर ही जाए। अगर उसके पास में पैसे की आर्थिक स्थिति सही नहीं है फिर क्या करेगा वो? फिर गुरुजी जैसे 12वां भाव ननिहाल भी देखते हैं हम, तो क्या अपने ननिहाल में पड़ सकता है? न वो वाली बात नहीं। पहले जिस बात की चर्चा हो रही है उस पर सकारात्मक निर्णय हो, फिर उसके बाद में तब ननिहाल की बात आएगी। अभी तो एक ही शहर की बात हो रही है, तो क्या एक शहर में एक छोर छोड़ करके दूसरे छोर पर किराया पर रह नहीं सकता है? अपने मोबाइल नंबर को बदल ले, अपने माँ बाप को नया वाला नंबर दे दे, जिससे इसको विद्या के क्षेत्र में पढ़ाई में सहयोग प्राप्त होने वाला है, उसको जो नया नंबर ले उसको वह दे दे। क्योंकि पुराना नंबर रहेगा तो बार बार पुराने संगी साथी फोन करेंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो फिर तो वह रूम बदलना न बदलना एक ही हुआ या नहीं हुआ? जी गुरुजी। इस प्रकार से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है गुरुजी। या घर में भी रह सकता है, या विद्यार्थी घर में भी रहकर अपने बाहरी के माहौल को बना सकता है, अपने आप को एक कमरे में कैद कर ले, अपने आप में एक कमरे में कैद कर ले। यदि हो सके, अगर छत वाला घर है तो छत के ऊपर एक घर पे, जो कि घर का अधिकांशतः सदस्य जहां पे रहते हैं वहां पे उस फ्लोर पे ना रह के दूसरे फ्लोर पे रह ले। एक घर के सभी सदस्यों से वार्तालाप कम कर दे, न के बराबर बोले। हाँ, यदि आवश्यकता है, लोग बात करना चाहते हैं तो बात करके सिर्फ उन्हीं के बातों का जवाब दे दे, अपनी बातों को ना रखें, अपने विचार घर में ना दें। यदि अपनी आवश्यकता भी जब पड़ती है किसी चीजों के लिए, जैसे कि अगर पैसे की ही आवश्यकता है, तो एक निश्चित दिन को बोले कि हाँ सप्ताह में हम 2 दिन या रविवार के रविवार हम माता पिता के सामने बैठेंगे, महीने में 1 रोज बैठेंगे, सप्ताह में 1 रोज बैठेंगे, 10 मिनट बात कर लेंगे, बस हो गया। जब मर्जी तब नहीं, जब मर्जी तब बात नहीं करेंगे। यानी कि महीने में एक आध बार एक निश्चित समय बनाकर अपने माता पिता से बात करेंगे, और उसी समय आने वाले 1 महीने का पूरा अपना डिटेल बना करके आवश्यकता वाली बात अपने माता पिता को बोलेंगे। यानी कि अपने आप को घर में तो रहे, लेकिन यह समझे कि यह मेरा घर नहीं है, मेरे माता पिता की घर नहीं है, हम एक गेस्ट के रूप में रह रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी तो बहुत कम होते हैं जो अपने भावनाओं पर कंट्रोल कर पाए। आशा करते हैं कि आज की यह विषय वस्तु आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और हम लोगों के बारे, रिकॉर्डिंग बंद है।